अब हम लोग जिब्रेलिक एसिड के क्या देखते हैं, फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रोल अगर हम जिब्रेलिक एसिड का देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है बोल्टिंग। ठीक है, बोल्टिंग प्रोसेस। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि शूट और स्टेम का इलोंगेशन होना, शूट और स्टेम का इलोंगेशन होना। अब सपोज कि जैसे आपने अभी इधर बीच रिसेंटली, जैसे आप कभी कभी कोई आप कैबेज लेके आते हैं अपने घर में। ठीक है, तो कैबेज जब लेके आते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि कैबेज देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बिग साइज का, लेकिन जब उसको उठा के देखते हैं तो बहुत हल्का लगता है। और कोई कैबेज देखने में बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन वो उसका साइज मतलब उसका वेट ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होता है? तो मेन जैसे इसके भी कुछ रीज़न, वैसे तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड के कंटेक्स्ट में ये बात बता रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है तो इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। किसी भी प्लांट में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। इंटर नोड्स क्या होता है, जैसे सपोज ये प्लांट है तो ये वाला नोड्स हो गया एरिया, और इसके बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ये इंटर नोड होता है, ये नोड्स होते हैं। तो लीव्स कहां से निकलती है, नोड्स से निकलती है। लीव्स कहां से निकलती है, नोड्स से निकलती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लांट है जिसके नोड्स बहुत पास पास में हैं, तो लीव्स कैसी होंगी, घनी घनी निकलेंगी। ठीक है, बहुत डेंस लीफ निकलेंगी। जिसके नोड थोड़े दूर दूर होंगे, मतलब उनमें इंटरनोडल एरिया स्पेस ज्यादा होगा, तो उसके लीफ दूर दूर निकलेंगे। तो अब क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, बोल्टिंग का प्रोसेस। बोल्टिंग का मतलब ये होता है कि इलोंगेशन, शूट या स्टेम का इलोंगेशन। और किसी भी शूट या स्टेम का इलोंगेशन कब होगा, जब उसका इंटरनोडल एरिया में स्पेस होगा, लंबा होगा, लेंथनिंग होगी, तभी होगा। तो ये प्रोसेस, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड का मेन एक फंक्शन ये है कि वो स्टेम को इलोंगेट कराता है। अब चलिए अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्टेन ड्वार्फ प्लांट ग्रो ओनली रोसेट्स ऑफ लीफ। ठीक है, रोसेट्स ऑफ लीव्स फ्रॉम अटैच टू short axis in first year of growth. In following year they develop an elongated shoot. This phenomenon is called bolting. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जब वो फर्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब उनका फर्स्ट, मान लीजिए सपोज फर्स्ट सीजन है या फर्स्ट ईयर है, तो उस समय वो क्या करते हैं कि उनमें रोसेट्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, मीन्स कि उनका लेंथ कम होता है। जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें इलोंगेशन हो जाता है और वो दूर दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट ईयर में तो वो रोसेट फॉर्म में थे, लेकिन सेकेंड ईयर में वो अचानक से लंबे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है बोल्टिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है बोल्टिंग। और इस बोल्टिंग के रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिब्रेलिक एसिड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बोल्टिंग। बोल्टिंग इज इंड्यूस्ड नॉर्मली बाई विंटर कोल्ड विच इनहेंस द लेवल ऑफ इंडोजीनस जिब्रेलिन। अब सपोज कि 2 साल का प्लांट है, एक एक जैसे हम लोगों ने वर्नलाइजेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो जब कोल्ड विंटर, हमने वर्नलाइजेशन में आपको बताया भी था कि जिब्रेलिक एसिड वर्नलाइजेशन को किस तरह से रिप्लेस कर सकता है, हमने वहीं पे पढ़ाया था, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो क्या होता है कि बोल्टिंग के प्रोसेस को नॉर्मली कैसे इंड्यूस होता है, जब विंटर्स कोल्ड आते हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर में प्लांट रोसेट फॉर्म में था, जब सेकंड विंटर्स आते हैं, सेकंड ईयर, तो उस विंटर्स में क्या होता है कि प्लांट अचानक से लंबा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोल्टिंग कहा जाता है। ये माना गया कि जो विंटर्स होते हैं वहां पे जो इंडोजीनस जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन प्लांट में ज्यादा होता है, इसलिए प्लांट में क्या होता है, बोल्टिंग हो जाती है। और अगर सपोज कि मान लीजिए यही प्लांट है और इस प्लांट में काम सेकंड ईयर के लिए वेट ना करें और हम इसमें एक्सोजीनस जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन कर दें, तो प्लांट तो भी क्या हो जाएगा, पहले ही साल में क्या हो जाएगा, उसमें बोल्टिंग हो जाएगी। द एक्सोजीनस जिब्रेलिक इंड्यूसेस बोल्टिंग इन द फर्स्ट ईयर सब्सटीट्यूटिंग कोल्ड ट्रीटमेंट। लो डोज ऑफ जिब्रेलिक एसिड फेवर्स बोल्टिंग वाइल इंक्रीज डोज ऑफ फेवर्स फ्लावरिंग। अब देखिए, हर फाइटो हार्मोन के अलग अलग हमने बताए थे मल्टीपल फंक्शन होते हैं। एक फाइटो हार्मोन मल्टीपल फंक्शन, जिसको हम लोग प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट कहते हैं, कर सकता है। मतलब कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में बताया कि अगर रूट कम कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे तो रूट इनिशिएट होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे तो रूट रिटार्ड हो जाएगा। तो सेम चीज तो सेम है, हार्मोन तो सेम है, लेकिन उनके कॉन्सेंट्रेशन से बहुत डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का ग्रोथ करेंगे। तो ठीक यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर 2 साल वाला प्लांट है, 2 साल वाले प्लांट में नॉर्मली, अगर नॉर्मल देखा जाए तो फर्स्ट कोल्ड में वो रोसेट बनाता है। रोसेट का मतलब कि जिसमें बहुत डेंस लीफ लगी होती है।
ठीक। और सेकंड जब कोल्ड आता है तो इस समय फिर वो बोल्टिंग का प्रोसेस शो करता है, मीन्स की प्लांट की लेंथनिंग हो जाती है। तो ये कहा गया कि अगर इस फर्स्ट ईयर वाले प्लांट में फर्स्ट ईयर में ही अगर हम जिब्रेलिक एसिड को बाहर से दे दें तो वो पहले ही साल में बोल्टिंग शो करेगा। इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड विंटर का ट्रीटमेंट चाहिए था, क्यों चाहिए था? क्योंकि कोल्ड विंटर में जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, इंडोजीनस जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट चाहिए था, कोल्ड ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम बाहर से जिब्रेलिक एसिड दे रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट हमारा रिप्लेस हो जाएगा, हमें वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होगा और प्लांट पहले ही साल में बोल्टिंग शो कर देंगे। तो ये समझ में आया। तो इसलिए जिब्रेलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है शूट और स्टेम इलॉन्गेशन। इसमें ये करते क्या है, इंटरनोडल एरिया को, मीन्स कि ये नोड्स हैं और इस स्पेस को बढ़ा देते हैं। ये स्पेस बढ़ जाता है तो प्लांट ऑटोमेटिक लंबा हो जाता है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो ये आपको इसका फंक्शन समझ में आया, बोल्टिंग। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन जेनेटिक ड्वार्फिज्म। जेनेटिक ड्वार्फिज्म क्या होती है पहले तो ये समझ। व्हेन ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, अगर किसी भी जीन में सिंगल म्यूटेशन किया जाए और उसकी वजह से ड्वार्फिज्म कॉज हो जाए, तो सच प्लांट ऑफ इंटरनोड रादर देन डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरनोड। तो जब ड्वार्फिज्म प्लांट में होती है तो ऐसा नहीं है कि सपोज कि मान लीजिए ये प्लांट है और इसमें 4 नोड्स थे, ठीक है, 4 नोड्स थे। अब ड्वार्फिज्म अगर इस प्लांट में है तो इसमें नोड 4 ही रहेंगे, इनका नंबर नहीं घटेगा, इनकी जो बीच की जो लेंथ है वो घट जाती है, इंटरनोड की लेंथ घट जाती है। तो आपको ये याद रखना कि ड्वार्फिज्म में नंबर ऑफ नोड्स नहीं घटते हैं, सिर्फ क्या घटता है, नंबर ऑफ नोड्स, इंटरनोड तो सेम रहते हैं लेकिन उनकी लेंथनिंग कम हो जाती है, इंटरनोड के बीच का स्पेस कम हो जाता है। तो ड्वार्फिज्म कब कॉज होती है, जब किसी सिंगल जीन में म्यूटेशन हो तो उसमें इंटरनोड का नंबर ना कम होके उसकी साइज मतलब कि हाइट कम हो जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ जीए कॉजेस रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। और अगर ऐसे ड्वार्फ जो प्लांट हो गया, इसमें म्यूटेशन की वजह से ये प्लांट ड्वार्फ हो चुका था, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर दें, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दें, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड का अभी हमने आपको एली और एली जीन वाला बताया ना, ये वाला जीन आपको हमने बताया, तो हमने इसमें क्या बताया कि ये इसी एक ही जीन में तो म्यूटेशन हो रहा था और उसी की वजह से प्लांट ड्वार्फ हो जा रहा था। और अगर इस प्लांट को वापस, भाई ये टॉलनेस के लिए, कैपिटल एल जो है वो टॉलनेस के लिए है, ये क्या है, ये ड्वार्फ के लिए है। अब सपोज कोई प्लांट में हमने म्यूटेशन कर दिया तो वो प्लांट ड्वार्फ हो गया था और ये जो जीन था एली जीन, ये क्या कोड कर रहा था, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का काम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का काम है GA20 को किसमें चेंज करना है, GA1 में चेंज करना। और GA1 हमारा एक्टिव है, यही करेगा स्टेम को इलोंगेट, ठीक है, स्टेम को इलोंगेट करेगा। अब इसका अगर म्यूटेशन कर दिया जाए तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये बनेगा नहीं, और जब ये बनेगा नहीं तो GA20 GA1 में चेंज नहीं होगा और प्लांट ड्वार्फ हो जाएंगे। लेकिन सेम ड्वार्फ प्लांट पे अगर हम जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देते हैं तो हमने क्या बताया था कि अगर हम एक्सोजीनस एप्लीकेशन कर देंगे GA1 का तो प्लांट वापस किस में चेंज हो जाएगा, अपने नॉर्मल कंडीशन में चेंज हो जाएगा, टॉलनेस पे चला जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि प्लांट रिवर्स हो जाता है उसका इफेक्ट, ठीक, जो हमने आपको बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में, मतलब सॉरी प्रीवियसली अभी जो बताया है वही चीज यहाँ पे अप्लाई आपको करनी है। दैट इज द ड्वार्फ प्लांट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल साइज प्लांट ड्यू टू इंटरनोडल इलोंगेशन। क्योंकि नोड्स के नंबर तो घटते नहीं है, नोड्स के नंबर तो वही रहते हैं ड्वार्फ प्लांट में, बस छोटे इंटरनोडल एरिया जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो फिर से इलोंगेट कर जाएगा। और कॉल्ड सिंगल जीन ड्वार्फ, सच ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू शॉर्टनिंग, मतलब शॉर्टनिंग की वजह से, इंटरनोड की हाइट की कम होने की वजह से वो ड्वार्फिज्म क्रिएट होता है। ये समझ में आया। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट जिब्रेलिक एसिड रोल प्ले करता है। इंड्यूसेस फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट इन शॉर्ट डे कंडीशन। लॉन्ग डे प्लांट जो कि LDP प्लांट हैं उनको अगर हम शॉर्ट डे कंडीशन में रखते हैं तो क्या करते, बट इंड्यूसेस फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट इन शॉर्ट डे कंडीशन। लॉन्ग डे प्लांट में शॉर्ट डे वाली कंडीशन में ये फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकता है, बट फेल टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। मतलब कि अगर हम लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे वाली कंडीशन में रखते हैं तो फ्लावरिंग ये
करने लगते हैं, लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे कंडीशन में करने लगते हैं, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट ऐसा नहीं कर पाते, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाउएवर सम शॉर्ट डे प्लांट शोज फ्लावरिंग बाई, लेकिन कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शंस जो कि शॉर्ट डे प्लांट भी जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस में फ्लावरिंग शो करते हैं, जैसे कि रेफिनस वाल्सीमिया इम्पेशियंस, ठीक, कनाडा बाल्सम इसको बोलते हैं। अपने शायद लैब में जो आपको माउंट करने के लिए मिलता है एक कंपोनेंट परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए, वो कनाडा बाल्सम होता है, वो इसी प्लांट से मिलता है, ठीक है। रेफिनस आप जानते हैं, रेडिस। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, जब सीड की जर्मिनेशन में इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज जर्मिनेट करने में हेल्प कर रहा है तो सीड डोरमेंसी को तो ब्रेक करेगा ही, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी में इन्वॉल्व हो गया। और हाँ, एब्सिसिक एसिड, अभी हम आपको आगे एब्सिसिक एसिड बताएंगे, और जिब्रेलिक एसिड, दोनों के फंक्शन एकदम अलग है। ये डोरमेंसी कॉज करता है और ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ये फ्लावरिंग कराता है, ये फ्लावरिंग इनिबिट कराता है ना, इस तरह से आपको समझना है। फिर पार्थेनोकार्पी में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि ऑक्सिन इन्वॉल्व था, उसी तरीके से जिब्रेलिक एसिड भी फ्रूट के सेट करने में, जब फ्रूट लगता है पार्थेनोकार्पी के थ्रू तो उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर पार्थेनोकार्पी आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ऑक्सिन रहनी चाहिए, अगर ऑक्सिन है, और अगर ऑक्सिन नहीं है तो फिर आप जिब्रेलिक एसिड लगाएंगे। क्योंकि देखिए इसके जब फाइटो हार्मोन के आप पूरे फंक्शन पढ़ लेंगे, और फंक्शन से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे फंक्शन आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, ठीक है। जैसे कि सेनेसेंस आप देखेंगे, सभी फाइटो हार्मोन में कहीं ना कहीं सेनेसेंस का रोल इन्वॉल्व है। तो ये चीजें आपको एकदम दिमाग में रखनी कि सेनेसेंस है, एब्सिजन है, कौन सा हार्मोन किस तरह से काम कर रहा है। induces floral initiation and sex determination. GA can substitute long day or cold requirement of many plant, especially roseate species that requires long day or low temperature to flower. तो मतलब जिब्रेलिक एसिड सब्स्टिट्यूट कर सकता है, अगर लॉन्ग डे या कोल्ड रिक्वायरमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि रोसेट प्लांट है, फर्स्ट ईयर में वो रोसेट फॉर्म में होता है, सेकेंड ईयर में जब कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है तब फिर वो लंबा होता है। तो उस चीज को रिप्लेस करने के लिए अगर हम जिब्रेलिक एसिड डाल दें तो कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्स एक्सप्रेशन, सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब जीए इज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द सेक्स ऑफ फ्लावर। ऑक्सिन के केस में हमने क्या बताया था, ऑक्सिन फेमिनिटी को कॉज करता है, मीन्स की फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनको मेल फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है, फोलियर एप्लीकेशन। तो ऑक्सिन फेमिनिटी कॉज करता था, लेकिन जिब्रेलिक एसिड जस्ट अपोजिट करता है। ये फीमेल फ्लावर, जैसे क्यूक्यूमिस करके एक प्लांट होता है, उसमें क्या करता है कि ये फीमेल फ्लावर को मेल फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि इस केस में दोनों का फंक्शन अलग अलग है। ये मेल है, मेल फ्लावर में कन्वर्ट करता है। अगर हम एप्लीकेशन कर दें जिब्रेलिक एसिड की, अगर हम जिब्रेलिक एसिड की प्लांट में एप्लीकेशन कर दें इस प्लांट में, तो क्या देखा गया कि जितने फीमेल फ्लावर थे वो किस में चेंज हो रहे थे, मेल फ्लावर में, ठीक। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। सेनेसेंस मतलब एजिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। लीफ एक लाइफ टाइम जब हो जाता है किसी भी प्लांट का तो उसमें सेनेसेंस होता है, तो ये प्रिवेंट करता है सेनेसेंस को, मतलब सेनेसेंस को रोकता है। एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जीए कैन प्रिवेंट द सेनेसेंस ऑफ लीव्स। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, टेरेक्सेनम प्लांट, टेरेक्सेनम सेनेसेंट लीव हैव लो कंटेंट ऑफ जिब्रेलिन, ठीक। तो अगर हम इस प्लांट के लीफ में एनालिसिस करें तो इस प्लांट की लीफ में क्या देखा गया कि जो लीफ सेनेसेंस हो चुकी थी उस लीफ में देखा गया कि जिब्रेलिक एसिड का कंटेंट बहुत लो था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा होता तो सेनेसेंस नहीं होता। तो एक्सोजीनस अगर हम एप्लीकेशन करते हैं इसमें प्लांट में तो सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड में तो हमने आपको पूरा बताया कि एलेरॉन लेयर में अल्फा एमाइलेज का सिक्रीशन करना, एलोराइन लेयर में अल्फा एमाइलेज का सिक्रीशन करवाना, जिब्रेलिक एसिड की पूरी सिग्नलिंग चलती है, उस सिग्नलिंग के थ्रू अल्फा एमाइलेज सिक्रीट होता है और उसके थ्रू फिर क्या होता है, स्टार्च से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज से फिर क्या होता है, ये प्लांट को मिलता है और इस तरह से ये यूज होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन पे, है ना। इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो भाई जिब्रेलिक एसिड है तो क्योंकि कमर्शियली यूज होता है तो भाई एप्लीकेशन होंगे तभी तो यूज होता है। इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स एक्सिस इन स्टेम एलोंगेशन। अब इस पॉइंट से, इस एप्लीकेशन से ही आपके एग्जाम में 3 सॉरी
कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, हाँ उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको समझना है, क्या होता है कि सपोज कि ये एक ग्रैप्स लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्रैप्स कुछ ऐसे ही लगा होता है, ऐसे करके ग्रैप्स लगे हुए हैं। और ग्रेप्स का प्लांट कुछ ऐसे होता है कि नीचे लगा होता है और ऊपर ऐसे एक हेड जैसा होता है, उस पर इस तरह से ग्रेप्स लगे होते हैं। अब ये क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सिस को इलोंगेट कर सकता है, स्टेम को इलोंगेट कर सकता है। एक तो ये स्टेम को इलोंगेट करेगा, इस वाले स्टेम को, और दूसरा जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे सपोज कि ग्रेप्स फ्रूट ये लगा है, तो इसको पेडिसल बोला जाता है, जहां से फ्रूट जुड़ा होता है। जैसे कि लीफ जब जुड़ी होती है तो उसको पेट्यूल बोलते हैं, इसी तरीके से जो फ्रूट जुड़ा होता है इसको पेडिसल बोलते हैं। तो फ्रूट के जो पेडिसल का भी इलोंगेट करता है। अब मान लीजिए कि एक ग्रेप्स ऐसा था और एक ग्रेप्स अब ऐसा बन रहा है जिसमें हमने इसमें जिब्रालिक एसिड डाला गया, इसमें जिब्रालिक एसिड नहीं था, ठीक है, इसमें जिब्रालिक एसिड पड़ा है। तो इसमें क्या देखा गया कि जो फ्रूट का पेडिसल है, ठीक है, ये पेडिसल ये भी लंबा हो गया है, ये पेडिसल भी क्या हो गया, लंबा हो गया। अब इसमें फ्रूट्स लग रहे हैं ऐसे। अब देखिए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए कि एक तो जब हमने जिब्रालिक एसिड का स्प्रे नहीं किया तो जो पेडिसल की साइज थी वो छोटी थी। जब पेडिसल की साइज छोटी होती है तो फ्रूट्स को स्पेस नहीं मिला। एक तो स्पेस नहीं मिला, क्यों नहीं स्पेस मिला, क्योंकि भाई पेडिसल ही लंबा नहीं है कि फ्रूट को जितना स्पेस मिलेगा उतने अच्छे से वो ग्रो करेंगे। तो फ्रूट के साइज पहले तो रिड्यूस हो गए, तो साइज क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। दूसरी बात कि फ्रूट्स पास पास होने की वजह से एक दूसरे से मतलब टच कर रहे थे। जब टच करते हैं तो उनके ऊपर स्केयर्स पड़ते हैं। तो आपने कभी कभी, अगर आपने कभी मार्केट में परचेस किया हो तो आपने देखा किसी किसी ग्रेप्स पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं। तो वो स्पॉट किसकी वजह से दिखते हैं, वो स्केयर्स पड़ते हैं, मतलब कि फ्रूट्स आपस में लड़ रहे होते हैं या एडहेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्केयर्स पड़ जाते हैं। तीसरी बात ये कि उसमें इतने पास पास होने की वजह से ह्यूमिडिटी भी रहती है और उसमें फंगस ग्रो होने का भी चांस होता है, तो डिजीज भी हो जाती है, ठीक है, डिजीज भी होने के चांस रहते हैं। और क्योंकि जब आपस में फ्रूट लड़ रहे होते हैं, स्पेस भी कम मिल रहा होता है, तो हो सकता है कि प्री मैच्योर फ्रूट भी ड्रॉप करने लगे। तो अब देखिए सिर्फ एक पेडिसल के साइज छोटे होने की वजह से इतने सारे ड्रॉबैक हैं। और अगर हम जिब्रालिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं तो पेडिसल का साइज बड़ा होता है तो स्पेस मिलता है, जब स्पेस मिलता है तो ग्रेप्स का साइज बड़ा होता है, और साथ में ग्रेप्स का साइज बड़ा होता है। फिर इसके बाद इसमें क्योंकि दूर दूर हैं तो ये आपस में टच भी नहीं करेंगे तो स्केयर्स भी नहीं पड़ेंगे, तो एकदम अच्छे से मतलब आपको ब्लैक स्पॉट भी ऊपर नहीं दिखेंगे। तीसरी बात, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा तो फंगस भी ग्रो नहीं कर पाएगा और इस तरह से डिजीज फ्री भी रहेंगे। तो इतना इसका अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक, कि इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स एक्सिस, पूरा ग्रेप्स का एक्सिस लंबा हो जाता है जिसकी वजह से, और स्टेम इलोंगेशन, ये स्टेम का इलोंगेट करके जल्दी से यहाँ भी ग्रोथ करके हेज पर क्योंकि ग्रेप्स लगते हैं, एक ये हो गया, और एक्सिस ग्रेप्स के एक्सिस को इलोंगेट करने पे ये फायदा हुआ। तो इस तरीके से हमें क्या मिली, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिली। अब इसके बाद हम लोग दूसरी, इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर केन। अगर हम शुगर केन की बात करें तो आप जानते हैं शुगर केन की इकोनॉमिक वैल्यू किस में होती है, उसके स्टेम में होती है। आप लोग गन्ना अगर कभी खाया हो तो आप क्या खाते हैं, उसका स्टेम ही तो खाते हैं, है ना, तो ये इसका स्टेम है, ठीक। अब ये स्टेम में ही वैल्यू होती है, और आपको पता है कि शुगर केन में मीन्स रिकवरी रेट 10% होता है। इसका मतलब ये है कि शुगर केन का अगर 100 केजी या 100 ml, नहीं 100 ml नहीं कहेंगे, 100 केजी को आप लगा लीजिए, कितने ml या 100 केजी आप वेट कर लीजिए, 100 केजी शुगर केन में अगर इसके जूस को निकाला जाएगा तो इसमें से सिर्फ 10% हमें शुगर मिलती है, इतनी रिकवरी होती है, मतलब एवरेज। तो इसके लिए जितना ज़्यादा, मतलब कि अगर सपोज कि ये इंटरनोड छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे तो गन्ना भी छोटा होगा, है ना, शुगर केन भी छोटा होगा तो हमें कम ही जूस मिलेगा, कम जूस मिलेगा तो रिकवरी रेट भी कम मिलेगा। और अगर हम इस पर जिब्रालिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं तो क्योंकि इसका काम क्या है, स्टेम इलोंगेट करना, तो ये पूरा जितना लंबा होगा, क्योंकि सारी इकोनॉमिक वैल्यू तो इसी में है ना सारी इकोनॉमिक वैल्यू कहाँ पे है, इसी पोर्शन में है, तो जितना ये लंबा होगा उतना ज़्यादा इसमें हमें शुगर मिलेगी, और जब वो शुगर तो उतना ही इकोनॉमिक रेट होगा। तो इसकी जो इंक्रीज हाइट, मतलब कि इसकी हाइट इंक्रीज करना तो अच्छा है ना, शुगर केन की अगर हाइट इंक्रीज होती है तो वो बेनिफिशियल है। तो इंक्रीज हाइट करता है कौन, जिब्रालिक एसिड।
इलोंगेशन ऑफ एप्पल फ्रूट। अब अगर हम लोग एप्पल फ्रूट की बात करें तो एप्पल फ्रूट में जो आप उसको कभी कट किया है तो आपने देखा ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है, यहाँ पे सीड्स कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह से दिखता है। अब अगर इस एक्सिस को लंबा कर दिया जाए, ठीक है, ये एक्सिस सपोज इतना लंबा हो गया तो ये एप्पल का साइज भी लंबा होगा, ठीक है, एप्पल का साइज बड़ा हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी, इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा मिलेगी। जो सपोज कि 100 ग्राम का एप्पल है वो 150 ग्राम का एप्पल हो जाएगा, तो फायदा हुआ। तो इलोंगेशन ऑफ एप्पल फ्रूट्स यूज्ड इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रीविंग या माल्टिंग में यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है कौन, ये जिब्रेलिक एसिड, जहां पे माल्टिंग के थ्रू क्या किया जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को तो प्रमोट करता है। डिलेइंग सेनेसेंस, सेनेसेंस को भी डिले करता है, आप देख चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रूट और लीफ के एरियाज लॉन्गर हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो ये इसके एप्लीकेशन है, ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इसमें कुछ समझना नहीं है ज़्यादा। अब इसके बाद हम लोग इसकी, अगर हम लोग इसको ऑक्सिन, अभी तक हम लोगों ने ऑक्सिन पढ़ा और जिब्रेलिक एसिड पढ़ा, अब इनके फंक्शन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनके फंक्शन में देखिए, पोलर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, जहाँ जहाँ फ्लोएम जाएगा वहाँ वहाँ ये हार्मोन भी जाएगा। तो पोलर ट्रांसपोर्ट किस में होता है, ऑक्सिन में होता है, इसमें जिब्रेलिक एसिड में नहीं होता है। प्रमोट रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन कौन करता था, रूट इनिशिएशन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन क्या कर सकता है, हमने आपको बताया था कि आपको समझना है कि जब टिश्यू कल्चर लैब में कहा जाए, टिश्यू कल्चर लैब में कहा जाए, वहां पे अगर कहा जाए तो वहां के कंटेक्स्ट में ऑक्सिन को साइटोकाइनिन से कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पे हाई ऑक्सिन टू लो साइटोकाइनिन चाहिए रूट के फॉर्मेशन में। लेकिन इटसेल्फ अगर हम नॉर्मल कंडीशन में रूट में देखें तो शूट से ज्यादा कम रूट में चाहिए होता है कॉन्सेंट्रेशन, हमने जो आपको बताया था ऑक्सिन के केस में। यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इनहिबिट रूट इलोंगेशन, अब देखिए हमने बताया था कि अगर हाई ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो रूट का इलोंगेशन मतलब रूट रिटार्ड हो जाती। सेम ऑक्सिन रूट को इनिशिएट भी करता है और सेम ऑक्सिन रूट को इनिबिट भी करता है। कैसे, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो रूट इनिशिएट होती नॉर्मल कंडीशन में, टिश्यू कल्चर लैब की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर मींस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो रिटार्ड हो जाएंगे। इनिबिट लेटरल बट, ठीक है, लेटरल बट को क्या करता है कि ये इनिबिट करता है क्योंकि एपिकल डोमिनेंस शो करता है। जब एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सिन बनता है तो ये लेटरल बडिंग नहीं होने देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा। इंड्यूस कैलस फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन में भी इसका इन्वॉल्व है। कंट्रोल डॉर्फिज्म, अब डॉर्फिज्म कौन कंट्रोल करता है, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल करता है। प्रमोट सीड जनरेशन कौन करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है। प्रमोट बोल्टिंग फ्लावरिंग इन नॉन वर्नलाइज्ड, मतलब नॉन वर्नलाइज्ड मतलब कि ट्रीटमेंट ना दिया जाए, कोल्ड ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो ऐसे प्लांट में अगर हमें फ्लावरिंग करनी हो, बोल्टिंग करनी हो तो क्या कर सकता है, जिब्रेलिक एसिड कर सकता है। एपिकल डोमिनेंस कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन, इसका कोई इफेक्ट नहीं। तो ये दोनों के डिफरेंसेस थे फंक्शन के, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर मैच आते हैं फंक्शंस पे कि